आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। फिर उसके बाद आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इसके लिए हमने पहले निकाला था वर्क डन। कल कार्नोट इंजन का वर्क डन क्या आया था? 2.303 R T1 - T2 log 10 V2/V1। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो नीटा इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन अपॉन जो उसने एनर्जी ली है, तो W/Q1। वर्क डन हमारा कल आया था, वैल्यू कितनी थी? 2.303 R T1 - T2 log 10 V2/V1। और Q1 क्या था? जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, उसमें जो उसमें वर्क डन हुआ है, उसमें जो उसने एनर्जी ली थी, जब हमने वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स के ऊपर रखा था, तो उस एनर्जी कितनी ली थी? Q1। तो वही Q1 हमने निकाला था, वर्क डन 2.303 N R T1 log 10 V2/V1। वही वैल्यू हमने क्या रख दिया? यहाँ पे रखी है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.303 R T1 log 10 V2/V1। तो 2.303 R तो कैंसिल हो गया, log 10 V2/V1 ये भी कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा? T1 - T2/T1। तो क्या हो गया? T1 - T2/T1 ये हमारा बचा। तो ये हो गई एफिशिएंसी। हमें परसेंटेज में निकालनी, तो 100 से इंटू कर दो, तो ये परसेंटेज बन गई। और यहाँ पे हम अगर वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन क्या आता है? Q1 - Q2, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एक तो हमने एनर्जी कब ली? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हम एनर्जी ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं हम? आइसोथर्मल में एनर्जी को दे रहे हैं। तो एनर्जी जब ली, एक तो जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था और जो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए Q1 - Q2 टोटल वर्क यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो टोटल वर्क के लिए हमने नीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया? Q1 - Q2/Q1। अब कार्नोट इंजन थ्योरम जो है वो क्या बोलती है कि हीट इंजन जो है वो कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है। कि कार्नोट इंजन क्या है? कोई भी फिक्स जो टेम्परेचर है उसके बीच में वर्क करता है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है अदर देन इंजन्स के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन टेम्परेचर सोर्स एंड गिवन टेम्परेचर सिंक नन हैज़ अ हायर एफिशिएंसी देन अ रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, और जो कार्नोट थ्योरम के अंदर ही है या कार्नोट इंजन के बारे में ही है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो वर्किंग जो सब्सटेंस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यही क्या थी हमारी कार्नोट थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। एक बार आप इसको देख लीजिए। कार्नोट थ्योरम जो मैंने बताई है वो एक बार वापस सुन लो कि कोई भी फिक्स टेम्परेचर के बीच में अगर कोई कार्य कर रहा है सिस्टम, तो उन सभी सिस्टम्स की जो एनर्जी होगी या जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो कार्नोट, या आप ये बोल सकते हो कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर के बीच में अगर कोई इंजन या कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी अदर दैन इंजन के कंपेरिजन में क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी कार्नोट थ्योरम। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आप जानते हो सभी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल में क्या हो, कोई भी मोशन क्या हो, रिपीट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर कोई भी मोशन अगर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में क्या होता है? रिपीट होता है, तो वो क्या कहलाता है? पीरियोडिक मोशन। जैसे कि एक पेंडुलम, हमारी घड़ी के अंदर क्या होता है? वो पेंडुलम होता है, जैसे हर 1 घंटे के बाद ना बजता है, तो वो उसमें क्या होता है कि इधर से उधर वेरी करती है पेंडुलम। तो वो क्या होती है कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? वो मोशन रिपीट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। या हमारे अर्थ के चारों ओर क्या होते हैं? प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो भी किस प्रकार का मोशन है? वो भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है? एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? वो मोशन में। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड में क्या बोलते हैं हम कि
कि हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट, देखो पहले यहाँ क्या लिखा है, पहले ये देख लो, द कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम ऑफन विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि किसी भी कांस्टेंट टाइम इंटरवल के अंदर अगर कोई मोशन रिपीट हो रहा है तो वो क्या है, जिस टाइम इंटरवल के अंदर, या आप ऐसे बोल सकते हो जिस टाइम इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है मोशन, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, वही कि कोई भी पार्टिकल किसी एक मेन पोजीशन के इधर या उधर क्या करे, मोशन में हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन। यानी कि टू एंड फ्रो, किसी मेन पोजीशन के क्या हो, टू एंड फ्रो मूव करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन। तो इसको अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दैट मोशन इन विच अ बॉडी moves to and fro or back and forth repeated by about a fixed point in a definite interval of time, definite interval of time। तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। जैसे इसको यहाँ समझो, हमने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग से हमने क्या कर दिया, एक बॉब को बांध दिया। अब ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा, ये राश पे रहेगा, स्टेबल रहेगा। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दें तो ये इधर की तरफ और इधर की तरफ मोशन में आएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के इधर और इधर जा रहा है, मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, इधर की उधर क्या जा रहा है, मोशन कर रहा है, और इस मोशन को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होता है हमारा एंगुलर हार्मोनिक मोशन। लीनियर हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि अगर हमारा पार्टिकल, जो हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीलेटरी मोशन, वही है सेम, लेकिन इसके अंदर अगर पार्टिकल एक कर्व पाथ पे, क्योंकि इसमें कैसे जा रहा है, ये कर्व पाथ पे जा रहा है, कर्व पाथ पर ना जाकर वो कैसे करे, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करे। यानी कि कुछ इस तरह से, स्प्रिंग ले लो, जैसे आपने एक स्प्रिंग ली और स्प्रिंग से क्या किया, एक मास को कनेक्ट कर दिया, ये मास को, और मैं क्या करूँ, इसको पुश करूँ और ना पुल करूँ, और पुल करके इसको क्या कर दें, छोड़ दें। पुल करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, मास आगे की तरफ जाएगा, फिर वापस पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है। तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे ही हमारा क्या होता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एंगुलर में क्या होगा, ये कर्व में मोशन कर रहा है ना, तो एक कर्व में मोशन कर रहा है, तो जो पेंडुलम वाला जो मोशन है वो तो क्या कहलाएगा, हमारा एंगुलर हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा कहलाएगा, जो हम स्प्रिंग को हम उससे अटैच कर देंगे, ठीक है, मास से। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पीरियड along a straight line, एग्जाम्पल मोशन ऑफ मास कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। वैसे है एंगुलर SHM, व्हेन अ सिस्टम ऑक्सीलेट्स एंगुलरली विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एक्सिस। किसी, ये फिक्स एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, फिक्स है, और इस एक्सिस के ही इधर उधर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इस प्रकार जो मोशन है वो क्या कहला रहा है, हमारा एंगुलर SHM। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इस प्रकार का जो हमने बताया ये किस प्रकार का है, ये हमारा एंगुलर SHM है। अब इसके कुछ रूल्स हम याद रखते हैं। एक तो ये जो इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, और जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है। और इसके अंदर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लगा है वो हमेशा मेन पोजीशन के टूवर्ड्स होता है। यानी कि देखो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि जैसे अभी हमने क्या बोला कि एक ये हमारा, हमने स्ट्रिंग से क्या कर दिया, बॉब को कनेक्ट कर दिया, और हमने इसको पुल करके छोड़ा, तो ये इधर की तरफ भी मूव कर रहा है और इधर भी मूव कर रहा है, ठीक है।
जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो इसे कहाँ लेके आएगा, इसकी मीन पोजीशन में इसको लाने की कोशिश करेगा। हमने क्या बोला कि हमने जब इसको पुल करके छोड़ा तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा, तो ये वापस क्या चाहेगा, अपनी मीन पोजीशन में आ जाए। तो इस पर क्या लगेगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यही सारी पॉइंट्स हमने क्या यहाँ लिखे हैं। क्या लिखा है, पार्टिकल्स moves in one dimension, particles move to and fro about a fixed mean position, net force on the particle is always direct towards mean position। यही बोला मैंने कि फोर्स जो होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एट द इंस्टेंट। और हमेशा क्या होगा, जो भी फोर्स होगा नेट फोर्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, नेट फोर्स इजिकल टू, हम क्या बोल सकते हैं कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको हम क्या लगा सकते हैं, माइनस। जब हम इसको हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, तो हमने एफ इजिकल टू क्या लिख दिया, माइनस के एक्स। के क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट लिखा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू एम ही होता है, तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एम कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो माइनस के एम एक्स हो गया। के और के अपन एम क्या होता है, डब्ल्यू है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के अपन एम। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ए क्या है हमारा, एक्सलेशन है, एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये इक्वेशन किस प्रकार की इक्वेशन कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा पूछ ली जाती है। तो एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर कोई पॉइंट्स पूछे जाए तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखना है। अगर आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाए, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे और फिर इसके बारे में ये लिखेंगे। अगर आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाए तो आप ये पूरी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और मीन पोजीशन के अंदर जब भी हमारा कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन में होता है, तो उस मीन पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी और रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, क्योंकि मिनिमम एनर्जी पे ही तो वो स्टेबल रहता है। तो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जीरो, तो ये मिनिमम एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो देखिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है वही क्या कहलाती है, इसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहा कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, अपनी मेन पोजीशन से इसने जितनी डिस्टेंस कवर करी है वो क्या कहला रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और हम इसे शो किससे करते हैं, ए से। ठीक है, स्मॉल ए से या कैपिटल ए से शो किया जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। यानी कि मेन पोजीशन के दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है वही क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई भी टाइम पीरियड को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में, कोई भी पार्टिकल एक साइकिल को जो कंप्लीट कर रहा है उसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वही उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है।
यानी कि अगर उसने अगर हम यहाँ बात करें एक ऑक्सीलेशन होने में, यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने इसको पुश करके छोड़ा, वापस ये यहाँ आएगा, फिर ये वापस गया और यहाँ पे आया, तो इसका क्या हुआ कि एक रोटेशन कंप्लीट हुआ क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से पुल करके फिर छोड़ दिया, तो ये वापस यहाँ आया, फिर ये गया, फिर वापस यहाँ पे आया, तो मेन पोजीशन पर आया, तब इसका एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में इसने कितना टाइम लिया है, वही इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल में उसने कितना टाइम लिया है, वही क्या कहलाएगा इसका टाइम पीरियड। इट इज नोटेड बाय टी, टी से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π/ω। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेकंड में उसने कितने रोटेशन कंप्लीट किए हैं, वही क्या कहलाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, न्यू, एन या एफ। मैंने यहाँ तीनों लिख दिए इसके कि इसको किन से डिनोट किया जाता है। न्यू आ जाए वो भी फ्रीक्वेंसी है, एन आ जाए वो भी फ्रीक्वेंसी है, और एफ आ जाए तो वो भी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया 1/t। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला कितना होता है, 1/t। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। फेज, फेज क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल, जो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को या उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी यहाँ पे फेज कहलाती है। समझ में आया। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, अगर मान लो वो मूव कर रहा है कुछ इस तरह से सर्कुलर में, हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को बांधा था, यहाँ पे एक बॉब लगाई थी, अब ये कहाँ पहुँच गई, इस पोजीशन पे आ गई बॉब, क्योंकि हमने इसको पुल करके छोड़ा, तो इसने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी पोजीशन को कौन शो करेगा, इस एंगल से हम शो करेंगे, तो ये जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, इसका फेज कहलाएगा। ठीक है। तो इसकी पोजीशन को या इसके डायरेक्शन को शो करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वही क्या कहलाती है, इसकी फेज कहलाती है। तो ये फेज, तो फाई से हम क्या बता दिया, इसका ये फेज है क्योंकि कर्व में कर रहा है। तो और फेज डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो फेज एंगल है और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस कहलाता है, कि डिफरेंस बिटवीन इन टू फेज एंगल, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फेज डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को की इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया है इसको किस तरह से आई है ये, तो आपको सिर्फ इसकी इक्वेशन याद रखनी है, y = a sin ωt। ठीक है। तो y = क्या है, a sin ωt। ये क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। अब हमें क्या, ये क्या है, y क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है, और ωt क्या है हमारा इसका फेज एंगल है। ठीक है। y क्या है हमारा, वापस सुन लीजिए, y है इसका डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड एंड ωt इज फेज एंगल। अगर हमें क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में, यानी कि t = 0 से हम बोल रहे हैं t टाइम में, 0 से t टाइम में हम क्या बोल रहे हैं, 0 से t टाइम में क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि 0 से 2π, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट होगा तो 0 से क्या होगा, 0 से 2π, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो अगर हम एंगल लेते हैं तो 0 से 2π, और टाइम लेंगे तो 0 से t लेंगे, तो हम इसी को हम क्या कर रहे हैं, t को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t, क्योंकि हमने अभी देखा था t = कितना होता है, 2π/ω, और ओमेगा = कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ, ओमेगा = कितना हो जाएगा, 2π/t, और ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो ओमेगा = कितना है, 2π/t, तो ओमेगा = 2π/t हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, t की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, t की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू रख दी पहले अपन ने 2π/t, और t की वैल्यू अपन ने रखी 0। अगर मैं 0 से इसको इंटू करूँगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। जब टाइम में हमने क्या लिखा, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ रहा है हमारा, 0।
ठीक है। लेकिन जब हमने टाइम क्या रखा, t/4 रखा, क्योंकि मुझे 0 से t के बीच में इसको ब्रेक करना है, तो हमने पहले 0 रखा, फिर t/4 रखा, फिर t/2 रखा, हर बार t/4 का अपने डिफरेंस लिखते गए। क्या लिखा, t/4 लिखा, तो t/4 रखा, तो इसके अंदर रखा 2π/t है, ये स्मॉल t की जगह रखा t/4, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 1 कट गया, वैल्यू क्या बची π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो y = कितना हो गया a। अब अपन क्या रख रहे हैं, t की वैल्यू t/2 रख रहे हैं, तो t/2 रखेंगे, इसी के अंदर रखेंगे, तो 2π/t, और t की वैल्यू कितनी रखते हैं t/2, t से ये t कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो y = कितना हो गया 0, यानी कि t/2 पे ना वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अब अपन क्या रख रहे हैं, t = 3t/4 रख रहे हैं, 3t/4 रखेंगे तो y = a sin 2π/t, और स्मॉल t की जगह क्या रखें 3t/4 रखें, t से t कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में कटा तो कितना आ गया 3π/2, और 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो y = कितना हो गया -a हो गया, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी आ रहा है 3t/4 पे, और t/4 पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब देखो t = कैपिटल T रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई sin 2π/t इंटू टी से t कैंसिल, तो sin 2π की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0, ये मैंने पूरा यहाँ पे एक टेबल तैयार कर ली। देखो टाइम t = 0 था, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, t/4 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है मैक्सिमम a, t/2 था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है 0, 3t/4 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -a, और t पे कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका एक ग्राफ तैयार किया है, y को हमने किया y एक्सेस पे, और t को हमने लिया है x एक्सेस पे। यहाँ लिखा मैंने 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। अब मैंने यहाँ पे देखो किस तरह से बनाया, t = 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ये t 0 तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, t/4 पे वैल्यू कितनी है a, तो मैक्सिमम आ रही है, t/4 पे क्या आ रही है a, तो ये हो गई यहाँ पे, ये देखो मैं इसको सर्कल से मार्क कर देती हूँ, फिर उस सर्कल को अपन मिला देंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, t/2 पे कितनी आ रही है 0, तो t/2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर इसके बाद ये देखिए 3t/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है -a, यानी कि नेगेटिव में, लेकिन मैक्सिमम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, तो 3t/4 पे नीचे की तरफ ले लिया -a, ये। फिर इसके बाद t = पे कितनी आ रही है 0, तो t = पे वैल्यू कितनी हो गई 0। इन सबको मिलाओगे तो ये ग्राफ कुछ साइन वेव की तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट टाइम = 0 पे क्या होती है 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी वाला भी हम देखेंगे ग्राफ, पहले अभी अपन डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम t = भी 0 पे 0 है, और जब टाइम t हो जाता है तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मैक्सिमम कब कब होता है t/4 पे, और 3t/4 पे मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं वेलोसिटी इन SHM। अब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है y = a sin ω t। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dt, a sin ω t का कितना हो जाता है cos ω t, तो ये हो गया cos ω t, और ω t का क्या करेंगे ओमेगा। डिफ्रेंशिएट आपको करना आता ही है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, साइन ω t का कितना होता है cos ω t, लेकिन जब हम ω t का करेंगे तो t की तो वैल्यू 1 हो जाएगी और ओमेगा आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो देखो साइन ω t का तो कितना हो गया ω t, साइन ω t का कितना हो गया cos ω t, और ω t में क्या हो गया t की वैल्यू तो 1 हो गई, तो क्या आ गया ओमेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैंने क्या किया, साइन, क्योंकि मुझे cos ω t की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, वही हमने फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर ω t प्लस कॉस स्क्वायर ω t = 1। साइन स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊँगी, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 - साइन स्क्वायर ω t, और ये स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे रूट, तो 1 - साइन स्क्वायर ω t, तो cos ω t 1 - अब यहाँ पे मुझे साइन की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकाल सकती हूँ, तो साइन ω t मैंने लिखा है y/a का जाएगा इसके नीचे, तो क्या लिख दिया 1 - y²/a²। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा a² - y²/a², रूट है तो क्या नीचे क्या आ जाएगा a। अब cos ω t की वैल्यू मैं यहाँ रख सकती हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी dy/dt = a ओमेगा, फिर ये वैल्यू रख दे cos ω t की, तो a² - y²/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dy/dt = ओमेगा a² - y²। ये क्या है हमारा
वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी हमने निकाल दी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक बार इसको देख लीजिए ताकि हम थोड़ा सा आगे और कर सकें। ठीक है, अब अपन आगे कर रहे हैं, तो आगे देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम। अब वही इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास फार्मूला क्या था, एक तो ये फार्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही हम फार्मूला लेंगे, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला लेते हैं या ये फार्मूला लोगे, सेम ही बात है, आप ये वाला फार्मूला लोगे। तो इसलिए हमने क्योंकि टी की वैल्यू रखी है, हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू रख रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा की जगह रख रहा है 2 पाई अपॉन टी, और टी की वैल्यू कितनी रख रहा है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब a इज इक्वल टू टी बाई 4 पर रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे, t की जगह t/4 रख दो, t/4 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो cos π/2 आएगा, cos π/2 वैल्यू कितनी होती है 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। वैसे ही t इज इक्वल टू t/2 रखोगे तो वापस वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम माइनस का a ओमेगा आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम आ रही है। फिर 3t/4 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू कैपिटल T रखोगे तो वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। ये मैंने इसकी पूरी टेबल तैयार करी है। अब वही इससे ग्राफ बना रहे हैं, देखो अब है ना, ये ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ कितना बनेगा, y और t के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या है, टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, मैक्सिमम, टाइम 0 तो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो ए ओमेगा। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देती हूँ, फिर इनको क्या करना है वही हम मिला देंगे। ग्राफ तो आप सभी को बनाना आता ही है, 0 और यह हो गया ए ओमेगा। t/4 पे कितना है 0, तो t/4 पे कितनी हो गई, ये हो गई 0। फिर क्या है, t/2 पे माइनस का ए ओमेगा, लेकिन नेगेटिव में, लेकिन है तो मैक्सिमम, तो ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर 3t/4 पे क्या है 0, तो 3t/4 पे कितनी हो गई 0। फिर t पे ये हो गई हमारी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे जो वहाँ पे आ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा था, और t इज इक्वल टू t पे भी क्या आ रही थी, वैल्यू 0 आ रही थी, और t/4 और 3t/4 पे क्या आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जस्ट उसकी उल्टी है, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t, और t/2 पे क्या आ रही है, वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, और t/4 और 3t/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।